चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री काफी आसान सा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखो, पहले हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो, पहले सुन लो, फिर मैं एक एक करके सारा लिखवा भी दूंगा, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जिसको ज्योमेट्री में, ये अलजेब्रा में हम बहुत बार ऐसे ही यूज करते रहते हैं, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, ये सब वो सब। तो उन सारे को क्या है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में जो है वो अच्छे से डिफाइन किया हुआ। पहला चीज इसमें ये है। दूसरा, आगे चल के 2 समान हम लोग को मिलेगा, एक का नाम है एग्जाम और एक का नाम है पोस्टुलेट। उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, और जो भी एग्जाम या पोस्टुलेट हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ाया जाए वो सारा का सारा एज इट इज हम लोग को याद करने का भी ट्राई करना है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्टली 3 एग्जाम बता दो यूक्लिड का, ये 2 पोस्टुलेट बता दो, ये कोई एक सिचुएशन बता देगा, बोले कि इसमें कौन सा एग्जाम यूज हो रहा है बताओ, ये इसमें कौन सा पोस्टुलेट यूज हो रहा है बताओ। तो उस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आता है। तो एक एक करके पहले डिटेल में सारा डेफिनेशन, सारा एग्जाम, सारा पोस्टुलेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, और फिर मैं ये सारा एक एक करके लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं पॉइंट्स। अगर सपोज करो कि ये डेफिनेशन में छुपा दूं आपसे, तो पॉइंट का मतलब क्या है आपके लिए, बताओ क्या समझते हो बाय द टर्म पॉइंट? सुना हुआ तो है, क्लास 1 2 3 से सुन रहे हैं हम लोग कि इसको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। बट मैथमेटिकली पॉइंट किसको बोलोगे? ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे सपोज करो कि यहाँ एक डॉट दे दो, तो ये आपके हिसाब से पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा अलग है ये सब चीज। अब मैथ्स में कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मैथ्स में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए बेसिकली हम 3 सामान का यूज करते हैं। एक उसका लेंथ, दूसरा उसका ब्रेथ, और तीसरा उसका हाइट। आया बात समझ? पॉइंट मैथमेटिक्स के हिसाब से एक ऐसा चीज है जिसके पास में लेंथ भी नहीं होना चाहिए, ब्रेथ भी नहीं होना चाहिए, और हाइट भी नहीं होना चाहिए। आया समझ? फिर रिपीट करता हूं मैं एक बार, कोई भी ऐसा चीज दुनिया का जिसके पास में लेंथ भी ना हो कुछ भी, ब्रेथ भी ना हो कुछ भी, और हाइट भी ना हो कुछ भी, वैसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। और पॉइंट को जब आप किसी जगह पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो पॉइंट का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एक डॉट आता है, ठीक है। तो देखो पॉइंट की डेफिनेशन को देखो, अ थिंग विच हैज नो लेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड नो ब्रेथ, और हाइट का भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि हाइट भी नहीं होता है इसके पास में, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? तो बाय अ डॉट, ठीक है। क्योंकि डॉट के पास में आप अगर टेक्निकली सोचोगे तो लेंथ भी नहीं है और ब्रेथ भी नहीं, इसीलिए डॉट को आप क्या बोल सकते हो? पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है लाइन। तो जैसे डॉट था आपके, कि डॉट के पास में लेंथ भी नहीं है और क्या नहीं है? ब्रेथ भी नहीं है और क्या नहीं है? हाइट भी नहीं है। लेकिन जो लाइन आपके पास में आएगा, तो लाइन के पास में इस 3 सामान में से एक चीज होगा, लेंथ होगा उसके पास, ब्रेथ नहीं होना चाहिए और हाइट नहीं होना चाहिए। तो वैसे चीज को मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोल देंगे? लाइन। तो लाइन का डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है कि एनीथिंग विच हैज नो ब्रेथ एंड ओनली लेंथ, लेंथ होगा उसके पास में, ब्रेथ नहीं होना चाहिए, और हाइट का अगर कोई पूछे तो हाइट आप बोलोगे हाइट नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये वाला कि दोनों साइड आप जो है वो एरो बना के छोड़ दो, और लेफ्ट एंड में कोई एक लेटर यूज कर लो, राइट एंड में कोई एक लेटर यूज कर लो, इसको आप बोल सकते हो लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट नहीं, सॉरी, सेगमेंट अलग चीज है, आप इसको बोल सकते हो लाइन AB। और कई बार कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा कि AB के ऊपर में ऐसे डबल एरो बनाया हुआ है। तो इस सिंबल का मतलब भी हम लोग क्या समझेंगे आज के बाद में? लाइन है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, पॉइंट के अंदर में क्या क्या नहीं होगा? लेंथ भी नहीं होगा, ब्रेथ भी नहीं होगा, और हाइट भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक डॉट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। फिर लाइन में क्या होगा और क्या नहीं होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ नहीं होगा, और हाइट नहीं होगा। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन, ठीक है। लाइन का कोई स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट फिक्स होता है कि नहीं होता? लाइन के केस में नहीं होता। लाइन को आप जितना चाहो उतना लेफ्ट में भी खींच सकते हो, और जितना चाहो उतना राइट में भी खींच सकते हो। क्लियर मेरे ख्याल? फिर लाइन के बाद में अगला टर्म आता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन अलग चीज है और लाइन सेगमेंट अलग चीज है। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके पास में, और एक फिक्स आपके पास में क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट को आप एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो कि लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ लाइन। एक बहुत लंबा लाइन रहा होगा, उसके अंदर से कोई कंटिन्यूस पार्ट अगर आप काट के निकाल लेते हो, तो उस कंटिन्यूस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। या आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही याद रखो कि लाइन के केस में स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा, एंडिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। आप लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों में जितना चाहें उसको खींच सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के साथ में आप ऐसा नहीं कर पाओगे।
लाइन सेगमेंट के केस में स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है, इसके चक्कर में इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है। इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। फिर कोई अगर आपसे पूछे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से इसके पास में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आई विल से अगेन कि लेंथ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ब्रेथ बिल्कुल नहीं होगा और हाइट बिल्कुल नहीं है। इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। पढ़ के देखो एक बार क्या दिया हुआ है, एनीथिंग विदाउट ब्रेथ एंड फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल टर्म्स में तो यही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड लेंथ रहेगा इसका। फिर अगला चीज आता है आपके पास में रे। रे का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका फिक्स होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट आपका फिक्स नहीं होगा। आप जितना चाहो उतना इसको आगे की तरफ खींच सकते हो। इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रे। वंस अगेन लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से कोई अगर आपसे पूछे कि लेंथ होगा कि नहीं होगा, तो रे के पास में लेंथ तो होगा, लेकिन ब्रेथ होगा कि नहीं होगा, तो आंसर इसके ब्रेथ नहीं होना चाहिए। हाइट होगा कि नहीं होगा, तो आंसर इस अगेन की हाइट नहीं होना चाहिए। रे के बाद में अगला टर्म आता है प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है, पढ़ के देखो पहले। इट इज अ यूनिफॉर्म सरफेस, एग्जाम्पल सरफेस ऑफ अ बोर्ड, अ वॉल एक्सेट्रा। देखो प्लेन का मतलब क्या है, एक बार अपना कॉपी दिखाओ। इस कॉपी के सरफेस को मैं आपको दो तरीके से दिखाता हूं। एक सिचुएशन में इसको प्लेन बोला जाएगा और दूसरे सिचुएशन में इसको प्लेन नहीं बोला जाएगा। सपोज करो कि इस कॉपी को आप अगर ऐसे रख के देखते हो तो ये ऊपर का एक सरफेस है इसके पास, और ये सरफेस अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो काफी स्मूथ सरफेस है ये बात, ठीक है। तो इस टाइप की चीज को हम लोग प्लेन बोलेंगे। लेकिन इसी कॉपी को सपोज करो कि मैं ऐसे ओरिएंटेशन में रखूं, ठीक है, तो इस बार जो इसका सरफेस है वो आपके पास में स्मूथ स्ट्रेट सरफेस है कि स्मूथ स्ट्रेट सरफेस नहीं है आपके पास, ये तो टेढ़ा सा हो गया, राइट। तो इसको हम लोग प्लेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो कि ये बोर्ड का जो खुद का सरफेस है इसको हम लोग प्लेन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो कि ग्राउंड के बारे में अगर मैं सोचूं तो आप क्या कि ये डेस्क इंक्लूड कर लो, बेंच वगैरह इंक्लूड कर लो, सिर्फ अगर सब कुछ हटा देते हैं ना फर्नीचर इस रूम के अंदर से, तब तो ये फ्लोर जो है वो प्लेन सरफेस हो जाएगा। लेकिन अगर सारा फर्नीचर इंक्लूडिंग हम सोचते हैं तो वो प्लेन सरफेस नहीं हो पाएगा। सीलिंग के बीच में से देखो, बीच में यहाँ पे एक आप देख रहे हो पिलर टाइप कुछ आ रहा है, बीम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज अगर ना होता तो हमारा जो सीलिंग है वो सीलिंग भी एक सरफेस होता, प्लेन सरफेस होता, और प्लेन सरफेस होता तो हम उसको प्लेन बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज बीच में आने की वजह से इसको हम प्लेन सरफेस नहीं बोल सकते। आया बात समझ। तो प्लेन का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस, ठीक है, जिसके अंदर में थोड़ा सा भी आप समझो कि ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाला पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए और सारा का सारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है। जो हम लोग का रोड है जिसमें हम मान लो कि गाड़ी साइकिल चलाते हैं, चल के आते हैं, वो रोड प्लेन होगा कि नहीं होगा। अगर बिल्कुल नया नया बनाया है अभी के अभी एकदम मस्त अलकतरा मारवार के ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उस टाइम पर वो प्लेन सरफेस होगा। लेकिन कुछ समय के बाद में जब बारिश वारिश आएगा तो कहीं इतना सा गड्ढा हो जाएगा, कहीं इतना सा गड्ढा हो जाएगा, फिर कहीं कहीं पे ये लोग खुद भी स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर और गड्ढा की वजह से हम कह सकते हैं कि नहीं अब तुम प्लेन सरफेस नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वो गड्ढा नहीं है उसके अंदर में, स्पीड ब्रेकर नहीं है, तब तक आप उसको भी प्लेन सरफेस मान सकते हो, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर प्लेन के बाद में आता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम ऑलरेडी जानते ही कि कोई भी ऐसा सेट ऑफ लाइंस जो एक दूसरे से कभी भी मीट ना करे, ठीक है, चाहे आप कितना भी उसको आगे पीछे खींच दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में और एक बहुत खास बात है, उस आइडिया को भी याद रखना आप, कि पैरेलल लाइंस के बीच में हर पोजीशन पे यू विल फाइंड कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो पैरेलल लाइन को आप दो तरीके से याद रख सकते हो। एग्जाम में भी अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हो। पहला, दो ऐसा लाइन जिसको चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कभी भी एक दूसरे से मीट ना करे, उस टाइप के लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। दूसरा डेफिनेशन पैरेलल लाइन का ये हो सकता है कि अ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच हैव सेम डिस्टेंस थ्रू आउट बिटवीन देम इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कभी चेंज नहीं होता, जितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा उतना ही यहाँ पे मिलेगा, उतना ही यहाँ पे मिलेगा, उतना ही यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी सपोज करो कोई दो लाइन अगर ऐसा है जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो उनके बीच में यू विल फाइंड कि डिस्टेंस जो है वो समय समय पे बदलता रहता है। मानो कि जैसे ये दोनों लाइन अगर मैं ले लेता हूँ तो इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस नापूंगा तो अलग आएगा और यहाँ पे डिस्टेंस नापूंगा तो अलग आ जाएगा। आया बात समझ। तो लाइन्स अगर पैरेलल रहे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, और कितना भी प्रोड्यूस कर लो लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। लेकिन जहां तक नॉन पैरेलल लाइंस का बात है तो एक तो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा उनके बीच में, और दूसरा अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड करोगे आगे पीछे तो किसी एक साइड वो लोग एक दूसरे से मीट कर लेगा। जैसे इसमें मान लो कि राइट साइड में अगर मैं दोनों लाइन को प्रोड्यूस करता हूँ तो आगे चल के चांसेस है कि लोग एक दूसरे से मीट कर लेगा, लेफ्ट साइड में मीट नहीं करेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। पैरेलल लाइंस के बाद में आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का आप देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, वही जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ठीक है ना, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता, वहां पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, आते आते एक पॉइंट पे आके डिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया,
और इन लोग एक दूसरे से मीट कर गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में फिर से समझो कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा आपके लिए, एग्जैक्टली सेम, कभी चेंज नहीं होगा। कितना भी प्रोड्यूस कर लो एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या है कि बहुत पीछे चले जाओगे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के पास आओगे डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एक पॉइंट पे जाके डिस्टेंस 0 हो जाएगा एंड दे विल मीट ईच अदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उससे जब फिर से क्रॉस करोगे तो धीरे धीरे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वापस से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है आपके हिसाब से। तो ये कि टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट हो उनके बीच में तो क्या बोल देंगे उनको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और पैरेलल लाइंस जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, और प्लेन का तो बता ही दिया मैंने आपको कि ये एक यूनिफॉर्म सरफेस होगा आपके लिए, इसमें कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि एक ये व्हाइट कलर का लाइन है और एक सपोज करो कि इसी के ऊपर हम और लाइन बना देते हैं जो बिल्कुल इससे ओवरलैप कर रहा हो। मैंने जानबूझ के थोड़ा ऊपर नीचे रखा ताकि आपको दोनों दिखाई दे, लेकिन एग्जैक्टली कोइंसिडेंट होते समय फिर आपको दोनों दिखाई भी नहीं देगा, दिखाई भी आपको एक ही लाइन देगा। आया बात समझ, कि एक लाइन कंप्लीटली दूसरे लाइन पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इस टाइप के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। एक ऐसी जनरल क्वेश्चन है मेरे मन में कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट कितना हो सकता है, देख के बताओ। 0, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्टिंग हो तो कितना कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। और अगर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग हो तो कितना कॉमन पॉइंट हो, इनफाइनाइट। इनफैक्ट सारा पॉइंट्स ही कॉमन हो जाए। ठीक है, तो ये कभी कभार क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है कि हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डू कोइंसिडेंट लाइंस हैव, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव एंड हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डू पैरेलल लाइंस। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे देखो कोइंसिडेंट लाइंस के बाद में दो चीज आता है, एग्जाइम और पोस्टुलेट। मैं इन दोनों के बारे में पहले आपको इन जनरल कमेंट कर देता हूँ कि ये लोग क्या होता है। एग्जाइम और पोस्टुलेट आप ऐसा समझो कि भगवान का बुला हुआ बात जैसा। ठीक है, जिसका कोई सबूत हमारे पास में नहीं है लेकिन हम उसको सच मान के चलते हैं। ठीक है, एग्जाइम एज वेल एज पोस्टुलेट बोथ आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स। ठीक है, जिनका प्रूफ किसी के पास में नहीं है, इंट्यूशन से ही हम उसको मान के चलते हैं कि अच्छा ये सच ही बोल रहा होगा। ठीक है, उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाइम एंड पोस्टुलेट एज वेल। एग्जाइम और पोस्टुलेट में फिर बोलोगे फर्क क्या है, तो एग्जाइम क्या है कि रियल लाइफ से रिलेटेड आप समझो कि जनरल फैक्ट्स जिसको आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो अलजेब्रा में भी यूज कर सकते हो और ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हो। पोस्टुलेट्स भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है विदाउट प्रूफ। ठीक है, उनका प्रूफ हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अच्छा ये जो भी स्टेटमेंट है ये ठीक ही होगा। लेकिन पोस्टुलेट जो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज किया जा सकता है। मतलब पोस्टुलेट कुछ ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट्स है जिसका ज्योमेट्री के बाहर कोई काम नहीं, ज्योमेट्री में ही यूज होगा वो वाला। लेकिन एग्जाइम कुछ ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स है जो ज्योमेट्री में भी यूज हो सकता है, आप एल्जेब्रा में भी उसको यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। बताओ एक बार मेरे को कि एग्जाइम और पोस्टुलेट का क्या मतलब है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स विदाउट प्रूफ। ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ, क्या है बताओ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स विदाउट प्रूफ। एग्जाइम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है, एग्जाइम इज जनरली एप्लीकेबल एवरीवेयर, लेकिन पोस्टुलेट्स दे आर एप्लीकेबल स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री ओनली, और उसके बाहर उसका कोई यूज नहीं। क्लियर मेरे ख्याल। आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम, तो एग्जाम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी प्रूफ, इंट्यूशन के बेसिस पे ही ट्रू मान के चलते हैं इसको। फिर पोस्टुलेट देखो क्या हो गया कि एग्जाम रिलेटेड टू ज्योमेट्री इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड पोस्टुलेट। मतलब ये भी है एक टाइप का एग्जाम ही, बस नाम इसलिए बदल दिया है क्योंकि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं किया जा सकता। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे देखो यूक्लिड का टोटल 7 एग्जाम, मैं 7 का 7 आपको एक एक करके भी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, इनमें से किसी 2-3 को तो आप डायरेक्टली एज इट इज वर्ड बाय वर्ड एकदम याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि स्टेट एनी 2 एग्जाम ऑफ यूक्लिड, ये स्टेट एनी 3 एग्जाम ऑफ यूक्लिड, तो उस टाइम पर आपको वर्ड बाय वर्ड पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ में कि एक सिचुएशन आपको बता के दिया रहेगा कि देखो ऐसे से ऐसा हो रहा है, बताओ इस चेंज के लिए कौन सा एग्जाम रेस्पॉन्सिबल, तो आपको वैसे भी एग्जाम सारा का सारा पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चलो एक एक करके मैं इसको लेता हूं। सबसे पहले वाले को देखो समझने का ट्राई कर। मान लो कि एक ये ग्रीन सर्कल है, एक सपोज करो कि हमारे पास में
येलो सर्कल है, एक सपोज करो कि वापस से व्हाइट सर्कल है, और एक और मैं ग्रीन सर्कल ही बनाना पसंद। थोड़ा सोचना अच्छे से। मान लो कि सर्कल का नाम है ए सर्कल, इसका नाम है बी सर्कल, इसका नाम है ए सर्कल, और इसका नाम है मान लो कि सी सर्कल। ठीक है, समहाउ नाप आपके मुझे पता चला कि ए सर्कल का साइज बी सर्कल से सेम है। ठीक है, और मुझे ये भी पता चला कि ए सर्कल का साइज सी सर्कल से भी सेम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बी में और सी में क्या रिलेशनशिप हो, इनके बीच में मुझे क्या फिलअप करना चाहिए, ये लोग भी इक्वल हो जाए। आया बात समझ? इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड का पहला एक्सा, कि अगर ये ग्रीन मतलब ए अगर बी से इक्वल है एज वेल एज ए अगर सपोज करो कि सी से भी इक्वल है, तो बी और सी को भी आपस में क्या बोला जा सकता है, इक्वल। और इसको आप थोड़ा सा स्टेटमेंट में फ्रेम करने का ट्राई करो, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है? मैथ्स में आगे चल के अगर मानो कि 11 12 में मैथ्स आप कंटिन्यू करते हो तो यू विल फाइंड कि इसी चीज को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। खैर चलो वो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखो ये स्टेटमेंट आया समझ के नहीं आया समझ, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर इक्वल। ये भी कॉमन सेंस वाला ही बात। मतलब ये पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, तो मतलब पता ही है। लेकिन इसीलिए देखो मैंने शुरू में आपको इसका डेफिनेशन पढ़ा दिया था कि ये क्या है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है लेकिन ट्रू है, ऐसा हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मान के चले। ठीक है, अब सेकेंड वाले को समझाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मान लो कि मेरे पास दो बाल्टी, ठीक है, मान के चलना कि दोनों का साइज सेम है, सेम मार्केट, सेम दुकान, सेम कलर, सेम कंपनी, सब कुछ एकदम सेम मेंटेन करके मैंने खरीदा है। साइज में भी देखने में थोड़ा छोटा बड़ा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि दोनों का साइज सेम। ठीक है, नहीं ज्यादा छोटा बड़ा लग रहा है तो वो ट्राई करता हूँ फिर एक सा बनाया जा सके। अभी एक सा लग रहा है क्या? ठीक है, अब सपोज करो कि दोनों बाल्टी के अंदर में हम लोगों ने मान लो कि कुछ पानी रख रखा था, दोनों सेम कंपनी का था तो ऑब्वियसली इनिशियल पानी सेम ही रहा हो। दोनों में मान लो कि 10-10 लीटर पानी है, या 12-12 लीटर पानी है, या 15-15 लीटर पानी है, बट जो भी पानी है सिंस बाल्टी का डायमेंशन सेम है तो जितना पानी इसमें भरा हुआ है, जितना पानी इसमें भरा हुआ है उतना ही पानी इसमें भरा हुआ हो। क्वांटिटी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, अब सपोज करो कि एक छोटा सा मेरे पास में ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में भी पानी भरा हुआ, और ग्लास का भी जो डायमेंशन है आप ऐसा समझो, मैंने जानबूझ के ऐसा ग्लास लिया कि जो दोनों ग्लास जो है वो सेम साइज का हो। तो बाल्टी भी सेम साइज, ग्लास भी सेम साइज, बाल्टी में, इस बाल्टी में जितना पानी है इस बाल्टी में भी उतना ही पानी है क्योंकि दे आर ऑफ सेम साइज। ग्लास भी सेम साइज का है तो इस ग्लास में जितना पानी है उतना ही पानी इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को एक किसी कंटेनर में खाली कर लूंगा। सपोज करो, मान लो कि जगह वैसे छोटा पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। मान लो कि इसको किसी टब जैसे कंटेनर में मैं खाली कर लेता हूं, ठीक है, और इन दोनों को भी सिमिलरली एक अलग नए टब में मैं खाली कर लेता हूं। क्या हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दोनों टब में जो पानी आएगा वो सेम रहेगा? सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं। दो बाल्टी लिया मैंने पहले, ठीक है, सेम दुकान, सेम कंपनी, सेम कलर, सब कुछ सेम, तो दोनों बाल्टी में मैंने पानी फिल कर दिया। मैंने नापा नहीं कितना पानी आया उसके, इट में भी 10 लीटर, इट में भी 12, इट में भी 15 लीटर, आई डोंट, लेकिन आई एम श्योर कि सिंस द साइज इज एग्जैक्टली सेम तो दोनों में जब पानी पूरा पूरा भर देंगे तो जितना पानी पहले बाल्टी में था उतना ही पानी दूसरे बाल्टी में था। ग्लास में मैंने उसी तरीके से चूज किया, सेम साइज का ग्लास चूज किया और उसको भी पूरा पानी से भर दिया, इसको भी पूरा पानी से भर दिया, तो दोनों ग्लास में पानी सेम। अब इन दोनों का जो कंटेंट है उस पूरे को एक टब में खाली कर लिया और इन दोनों के कंटेंट को भी मैंने एक नए टब में खाली कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों टब में जो पानी रहा होगा वो सेम रहा हो कि अलग अलग रहा हो? सेम रहा हो। और एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से तो आप यही कर रहे हैं ना कि बाल्टी जिसके अंदर में पानी पहले से इक्वल था, ठीक है, उसके अंदर में आप सेम अमाउंट ऑफ पानी जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसीलिए जो दूसरा एग्जाम है हम लोग का, उसको पढ़ के देखो कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर इक्वल। मतलब पहले से इन दोनों बाल्टी में सेम अमाउंट ऑफ पानी था, फिर आपने सेम अमाउंट ऑफ पानी दोनों के अंदर में फिर से फर्दर ऐड किया, तो उससे जो रिजल्टिंग सिचुएशन पैदा होगा, इस टब के अंदर में पानी और इस टब के अंदर में पानी, वो दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला एग्जाम क्या था हम लोग का, बताओ। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा एग्जाम क्या था हम लोग का, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर इक्वल। थर्ड एग्जाम आपका होगा कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन आल्सो द रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है, ये भी काफी कॉमन सेंस वाला चीज है। इस बार क्या करो कि यही सेम बाल्टी यूज कर लो, पूरा पानी से भर दो उसको, और ग्लास में इस बार पानी मत रखो, ग्लास इस बार खाली रखो, सेम साइज का ग्लास खाली रखो। सेम साइज के ग्लास में से एक ग्लास पानी इसमें से भी निकाल लो और एक ग्लास पानी इसमें से भी निकाल लो। जो रिमेनिंग पानी होगा, क्या हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ पक्का वो इक्वल होगा? यस। और इस सिचुएशन को इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सिंस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर्स, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर आर आल्सो इक्वल। आया बात समझ? तो ये हो गया इसका तीसरा एग्जाम कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल। चौथा एग्जाम है कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड और ओवरलैप विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसको समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, आओ बाहर आओ। मेरे हाथ का साइज आप लोग को किसी को भी नहीं पता, इस हाथ का भी नहीं पता, इस हाथ का भी नहीं पता, और उन्नत के भी हाथ का साइज आपको नहीं पता। क्लियर है मेरे ख्याल में? लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मेरा दोनों हाथ जो एकदम बराबर। ठीक है, जितना मेरे इस हाथ का साइज है एग्जैक्टली उतना ही मेरे इस हाथ का साइज। अब बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाई, उसका प्रूफ है देखो ये कि मैं जब अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे ओवरलैप कराऊंगा तो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। आया बात समझ? और मेरा हाथ और उन्नत का हाथ जो है वो इक्वल नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाला हाथ दिखाऊं, देखो। आया बात समझ क्या हो जाता है? तो ये है यूक्लिड का चौथा एग्जाम। बट कि दुनिया में कोई भी चीज जो एक दूसरे से साइज में इक्वल है, ठीक है, 2 डायमेंशनल चीज का बात कर रहे हैं हम लोग, 3 डायमेंशन नहीं। ऐसा नहीं कि सर इंसान राम और इंसान श्याम इक्वल है कि नहीं, एक दूसरे पे ओवरलैप करा के चेक कीजिए एक बार पटक के कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इंसान लोग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 डायमेंशनल जितना चीज है आपके पास में, उन सारे 2 डायमेंशन की चीजें आप ओवरलैप करा के चेक कर सकते हैं कि साइज जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता है देन वी कैन से कि ओके दे आर ऑफ सेम साइज, और अगर एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं हो पाता है देन वी विल से कि नो दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। आया बात समझ? क्लियर मेरे ख्याल में? तो कोई भी 2 चीज जो एक दूसरे पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा या फिर ओवरलैप करेगा, उसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो साइज में इक्वल है। अभी साइज क्या है वो नहीं पता, साइज मेरे हाथ का क्या वो तो आपको अभी भी नहीं पता, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हो कि सिंस ये अच्छे से ओवरलैप हो जा रहा है देयरफॉर दोनों हाथ एक दूसरे से साइज में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या साइज होगा वो नहीं पता, लेकिन साइज में इक्वल होगा ये पता है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, सो दिस वाज 4th एग्जाम। एक बार चारों रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या था बताओ? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेकंड क्या था? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। थर्ड क्या था? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। फोर्थ क्या था? इफ थिंग्स कोइंसाइड और ओवरलैप देन दे आर इक्वल। ठीक है, देख लो एक बार इसको। थिंग्स विच कोइंसाइड और ओवरलैप विथ वन अनदर आर इक्वल टू 1। ठीक है मेरे ख्याल? तो 4 खत्म हो गया। 5वां देखो एक बार, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो सपोज करो कि आप अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, उस पिज्जा का मान लो कि फैमिली साइज ऑर्डर किया, कितना स्लाइस आता होगा एक पिज्जा में? मीडियम वाले में 6 आ जाता है। 6 में से मान लो कि 4 खा लो आप, 2 छूट गया आप। ठीक है, तो आपने जो खाया और जितना पिज्जा आया था उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन? जितना आपने खाया वो छोटा है कि बड़ा है? वो छोटा है, और जितना आया था वो क्या है? बड़ा है। सपोज करो कि एट मैक्सिमम आप पूरा पिज्जा खा जाओ। ठीक है, अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना आपने खाया और जितना आया था उसमें बड़ा कौन छोटा कौन, ये दोनों इक्वल है? इसमें दोनों इक्वल है। मतलब एक सीन ये हो सकता है कि 6 स्लाइस का पिज्जा है आपके पास में, 4 स्लाइस आप खा लो, 2 आपका छूट जाए। उस केस में जितना आपने खाया दैट इज स्मॉलर देन जितना पिज्जा आया था। अगर आप पूरा पिज्जा अकेले ही खा जाओ, बहुत भूख लगा, आपने ऑर्डर किया खुद के लिए, घर पे कोई नहीं है, आपने पूरा खा लिया उसको। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो जितना आपने खाया और जितना आया, ठीक है, उसमें क्या होगा रिलेशनशिप के? बोथ आर इक्वल।
कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जितना पिज्जा आया था उससे ज्यादा आपने खा लिया, आया 6 स्लाइस था, आप 7 स्लाइस खा लोगे या 8 स्लाइस खा लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव है। तो यही स्टेटमेंट मतलब आप समझो कि इस तरीके से बोला गया है आपको कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, कि पूरे में से काट के अगर आप कुछ निकालोगे ना तो वो कभी भी इन कंपैरिजन टू द मेन थिंग उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे पिज्जा में से आप चाहे 1 स्लाइस निकाल लो, चाहे 2 निकाल लो, चाहे 3 निकालो, 4, 5, 6 निकाल लो, 6 का 6 भी निकाल लोगे ना तो भी वो पूरे पिज्जा से ज्यादा नहीं हो सकता। एट मैक्स पूरे पिज्जा के वो क्या हो सकता है, इक्वल, ठीक है। लेकिन इन जनरली क्या होगा कि वट एवर पार्ट यू कट ऑफ फ्रॉम इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन कंपेयर टू द होल थिंग इटसेल्फ। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसको भी याद रखना है आपको, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट है कि थिंग्स which are double of same things are equal to one another। ये भी कॉमन सेंस का ही बात है कि पहले से सपोज करो कि कोई सामान इक्वल है, ठीक है ना। मान लो कि इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको, मान लो कि 2 ट्राइंगल है, एक ऐसे ऑरेंज ट्राइंगल ले लो और एक सपोज करो कि आप व्हाइट ट्राइंगल ले। मान लो कि इसका एरिया है ऐसे रेंडमली 5 मीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एरिया 5 मीटर स्क्वायर, व्हाइट वाले का भी एरिया 5 मीटर स्क्वायर। तो अभी के लिए लोग क्या है, एक दूसरे से इक्वल। अब मैं प्रपोज करता हूं कि आप क्या करो कि दोनों ट्राइंगल के एरिया को डबल कर, ठीक है। तो 5 से डबल होके वो कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। और एक और व्हाइट वाले का भी आप डबल कर, ठीक है ना। तो 5 से डबल होके ये बेचारा भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ये लोग बराबर था तो डबल करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। आया बात समझ? तो यही आपको बताना चाह रहा है आपका 5वां थ्योरम, ये 5वां एग्जाम, कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। कि पहले अगर 5-5 था दोनों और डबल अगर कर देते हो तो 5 का डबल 10 यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 का डबल 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। पहले भी वो इक्वल था, डबल करने के बाद में भी वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड सेम इसी तरीके से आप एक आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकते हैं कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, जैसे इसमें तो इंटू 2 किया, अगर आप दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर देते तो ये ट्राइंगल का साइज में श्रिंक होकर 5 से कितना हो जाता है एरिया इसका, 2.5, और इसका एरिया भी कितना हो जाता है 2.5। और उस केस में भी वो लोग दोनों एक दूसरे से क्या रहता, इक्वल रहता। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है मेरे ख्याल। एक बार बिगिनिंग से फिर से बात करते हैं। पहला एग्जाम क्या था बताओ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड वाला क्या था, if equals are added to equals then the results are equal। थर्ड क्या था, if equals are subtracted from equals then the results are equal। चौथा क्या था, things which coincide or overlap with one another are equal to one another। फिर नेक्स्ट क्या है, the whole is greater than the part। फिर क्या है, things which are double of same things are equal to one another। और फिर क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पता तो आपको ये सारा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस वही है कि एग्जाम में लिखने के लिए हो सकता है कि एट मैक्स 3 पूछेगा आपसे और सिचुएशन डिस्क्राइब करके दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पर कौन सा एग्जाम यूज हुआ है ये बताओ, ठीक है मेरे ख्याल। ओके, नेक्स्ट आपके आता है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब अगेन एग्जाम ही है, जो बात हम पोस्टुलेट के नाम पे करेंगे उनमें से किसी का भी हमारे पास में प्रूफ नहीं होगा, बस हम उसको समझने का ट्राई करेंगे और इंट्यूशन के बेसिस पर हम उसको भी क्या मान के चलेंगे, सच मान के चलेंगे, ठीक है। देखो पहला देखो, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, आप मान लो कि वहां ले लिया, ये सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और हमेशा कोई भी 2 चोजन पॉइंट के बीच में आप चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में एक लाइन आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक लाइन आ जाएगा, और आप पॉइंट्स है कहीं पर भी लोकेट कर दो इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। इफ यू चूज अ पेयर ऑफ पॉइंट्स कि सर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा मैं कितना लाइन बना पाऊंगा, एक लाइन बना पाऊंगा। ये बोलना चाह रहा, ठीक है, कि कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन आप हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आगे चल के मैं आपको नोट भी एक दिखाऊंगा, तब इसका एप्लीकेशन आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अभी ही दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास करा सकते हैं, इनफाइनाइट, करेक्ट। पर इसको हम थोड़ा फील भी करते हैं, मानो कि मोटा सा ये पॉइंट ले लिया, एक लाइन, 2 लाइन, सपोज करो 3 लाइन, सपोज करो 4 लाइन, और ऐसे कर करके मानो कि पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन लाइन खत्म नहीं होगी। समझ रहे हैं?
आप जितना चाहे लाइन बना सकते। एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर रहा है बताइए, इनफाइनाइट लाइन पास कर। लेकिन अगर आपके पास में 2 पॉइंट हो जाए ना, अगर सिर्फ एक पॉइंट तो आप जितना चाहो लाइन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में 2 पॉइंट और आपको दोनों से लाइन पास कराना है, तो वैसा अगर कोई आपसे पूछे कितना लाइन बना सकते हो, तो आंसर इज ओनली 1। ठीक है, ये है एक्चुअली पहले पोस्टुलेट का मेन यूज, कि 2 पॉइंट अगर स्पेसिफाई कर देते हो, सिर्फ अगर एक ही पॉइंट से कंसर्न है तब तो जितना चाहो उतना लाइन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया आपने कि आपको ये वाले पॉइंट से भी पास कराना है और ये वाले पॉइंट से भी पास कराना है, तो उस केस में आपके पास में सिर्फ एक लाइन आ सकता है। आया बात समझ? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? A straight line can be drawn between any point to any other point। और मेन एप्लीकेशन आप इसका ऐसे याद रखेंगे कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, सिर्फ एक। ठीक है मेरे ख्याल। अगला पोस्टुलेट देखो, क्या टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। अब इससे क्या मतलब है, आप सपोज करें कि आपके पास में ऐसा है, और टर्मिनेटेड लाइन का मतलब ना लाइन सेगमेंट होता है। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्ट और एंड दोनों फिक्स। मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये पोस्टुलेट आपसे कहना चाहता है कि ठीक है, कोई लाइन अगर लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है, उसको आप यदि चाहो, जरूरत आपको पड़े, तो आप उसको आगे पीछे दोनों ही तरफ जितना का आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको एक्सटेंड कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक लाइन सेगमेंट हो गया है तो फर्दर आप उसको खींच के लंबा नहीं कर सकते, उसको जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। कई बार ज्योमेट्री के ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, साइड एबी इज एक्सटेंडेड टू सम पॉइंट डी। ठीक है ना, तो एबी साइड पहले से था, एबी को खींच के लंबा कर दिया, डी तक बना दिया उसको। ठीक है, तो वो इसी का एप्लीकेशन है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन, ये लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर फिक्स करके आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में अगर जरूरत है आपको, तो आप इसको आगे पीछे दोनों तरफ ही जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। और जितना आपको जरूरत है, मानो कि पहले इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपको जरूरत है 30 सेंटीमीटर के लाइन का, तो आप कोई बात नहीं, 10 इधर बढ़ा दो 10 उधर बढ़ा दो, बन गया आपका 30 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है मेरे ख्याल में। थर्ड पॉइंट देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज द सेंटर एंड एनी लेंथ एज द रेडियस। ये भी बकवास सही बात है, ये आपको बोलना चाह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी साइज का सर्कल बना सकते। मानो कि यहाँ पे आप बना लिए इतना बड़ा सर्कल, यहाँ आपको जरूरत पड़ा आप इतना बड़ा बना लिया, यहाँ आपको जरूरत पड़ा आप इतना बड़ा बना लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मेरे ख्याल में सेंटर यहाँ कहीं लोकेटेड होगा और रेडियस आपका इतना हो जाएगा। सेकंड वाले में सेंटर यहाँ कहीं लोकेटेड होगा, रेडियस आपका इतना हो जाएगा। और थर्ड वाले में आपका सेंटर यहाँ कहीं लोकेटेड होगा और आपका रेडियस मेरे ख्याल में इतना हो जाएगा। आए बात समझ? तो ये कहना चाह रहा है आपको कि आप किसी भी पॉइंट को सर्कल का सेंटर मान सकते हो, और जितना लंबा आपको जरूरत है, जितना लंबा आपको इच्छा है, उतना लंबा रेडियस लेके यू कैन ड्रॉ अ सर्कल एट एनी पॉइंट एंड ऑफ एनी साइज। ठीक है, दिस कैन ऑलवेज बी डन। क्लियर मेरे ख्याल में। पहला पोस्टुलेट क्या था बताओ, कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम एक लाइन बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, कि लाइन सेगमेंट को जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड में। तीसरा पोस्टुलेट क्या बोल रहा है बताओ, एक सर्कल किसी भी पॉइंट को सेंटर और किसी भी लेंथ को रेडियस मान के कहीं पर भी बनाया जा सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर में नहीं रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। चौथा पॉइंट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो हर राइट एंगल का साइज कितना होगा, एंगल के डिग्री के हिसाब से 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली सारा राइट एंगल एक दूसरे से क्या रहेगा, इक्वल। चाहे वो कोई भी सिचुएशन का राइट एंगल, चाहे वो सपोज करो, देखना थोड़ा इस चीज को समझने का ट्राई करना, ये क्या बोलना चाह रहा है। राइट एंगल आप चाहो तो 2 ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना के भी राइट एंगल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला राइट एंगल हो जाएगा। आप चाहो तो एक रेक्टेंगल बना के भी एक राइट एंगल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो आप एक स्क्वायर बना के भी एक राइट एंगल क्रिएट कर सकते हो। तो चाहे आप 2 लाइन के इंटरसेक्शन से राइट एंगल क्रिएट करो, चाहे आप स्क्वायर बना के राइट एंगल क्रिएट करो, और चाहे आप रेक्टेंगल बना के राइट एंगल क्रिएट करो, जब जब वो राइट एंगल होगा तब तब उसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और हर सिचुएशन के अंदर में राइट एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेम। ये बोलना चाह रहा है आपको कि राइट एंगल चाहे किसी भी सिचुएशन में आया हो, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से, रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, कोई भी दूसरे सिचुएशन में, तो वो सारा राइट एंगल का वैल्यू एक दूसरे से क्या रहेगा, इक्वल। और कितना की इक्वल रहेगा, ऑब्वियसली वो 90 डिग्री की इक्वल रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। पांचवा थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, एक बार मेरे ख्याल में यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर पांचवा मैं आपको समझा दूं। चलो यहाँ तक कॉपी करते हैं एक बार।
ठीक है, देखो फिफ्थ पोस्टुलेट को समझने या ट्राई करते हैं। आपको कोई इंटीरियर एंगल का लॉजिक याद है क्या, किसको कहते थे? मानो कि ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है इसके सामने, जो सपोज करो कि पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन मान के चल रहे हैं एक बार के लिए पैरेलल है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे बनाऊं, ध्यान से सोचना, हाँ, और मान लो कि मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोलूं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो, जब आपकी ये कोई इंटीरियर एंगल के सिचुएशन में, मतलब अगर ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन पैरेलल है, तो हम सब जानते हैं कि कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 का आंसर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 4 का आंसर भी क्या होना चाहिए, उनके सम का आंसर 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा ध्यान से रिलेट करके सोचना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो कि दो लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे से, तो उस केस में 1 और 2 जो है ये कौन सा एंगल्स का पेयर है, को इंटीरियर एंगल्स, और 3 और 4 भी कौन सा एंगल्स का पेयर है, को इंटीरियर एंगल्स। आया बात समझ? और को इंटीरियर का पेयर होने की वजह से इन दोनों का सम कितना कितना रहेगा, 180 रहेगा। आया बात समझ? इस सिचुएशन में आप चाहे दोनों लाइन को लेफ्ट साइड या राइट साइड कितना ही प्रोड्यूस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि इसको ऐसे बढ़ा लो और इसको ऐसे बढ़ा लो, ये पहले भी मीट नहीं हो रहा था, अभी भी मीट नहीं हो, बढ़ाने पे भी मीट नहीं हो, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर राइट की जगह चाहो तो आप लेफ्ट में भी इनको इंक्रीज कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में भी इंक्रीज करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो ऐसे सोचो, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट्स को फिर प्रेजेंट करता हूँ। दो लाइनें मेरे पास में जो एक दूसरे से क्या है बताओ, पैरेलल। उस टाइम पर अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का जो पेयर है 1 और 2 का, उसका सम भी 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, और राइट साइड के सम का भी पेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि वो भी को इंटीरियर है। और ऐसे सिचुएशन में चाहे लेफ्ट में आप दोनों लाइन को एक्सटेंड करो, चाहे राइट में आप दोनों लाइन को एक्सटेंड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो वो लेफ्ट में एक दूसरे से मीट करेगा और ना ही वो राइट में एक दूसरे से मीट करेगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ये होता है कि पैरेलल के जगह आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे उसको भी टेढ़ा कर दो और इसको भी टेढ़ा कर सकते हो, ऐसे सोच के देखो। पहले पैरेलल था, अब ये लोग पैरेलल रहेगा कि नहीं रहेगा, अब तो पैरेलल नहीं कह सकते, ठीक है। और अब जो एंगल 1 2 3 4 बनेगा, मैं नंबरिंग अभी भी 1 2 3 4 ही करता हूँ उनका। मान लो कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। पिछले बार लेकिन वो लोग पैरेलल था बोल के इनके पेयर का सम कितना आ रहा था, 180 आ रहा था। अब लेकिन ये लोग पैरेलल है, टेढ़ा कर देने के बाद ना क्या पैरेलल नहीं है, अब पैरेलल तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या 1 और 2 का वैल्यू अभी भी 180 रहेगा, उनके सम का वैल्यू नहीं, 180 तो नहीं रहेगा। तो अब पहला तो काम आपका ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, बट मोर देन 180 लेस देन 180 बता सकते हैं, ठीक है। पहले अगर ये 180 था, अगर आप ऊपर की तरफ दोनों लाइन को मुड़ते हो तो ये एंगल का वैल्यू बढ़ा होगा कि कम हो गया होगा, कम हो गया होगा, कॉमन सेंस कहता है। पर इस एंगल का वैल्यू भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इन लोग दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर होगा, ज्यादा होगा, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन 180, ये समझ में आता है। और जो दूसरा पेयर है आपका 3 और 4 का, उनका सम क्या हो गया हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मोर देन 180। आया बात समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल देन एक साइड का सम लेस देन 180 होगा और एक साइड का सम मोर देन 180 होगा। इफ द लाइंस आर पैरेलल तो दोनों साइड का सम एग्जैक्टली 180 होगा। और इस केस में चाहे लेफ्ट में एक्सटेंड करो चाहे राइट में एक्सटेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन कभी मीट करेगा ही नहीं एक दूसरे से। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो एक तरफ 180 से कम होगा सम और एक तरफ 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप देखो कि अगर इस सिचुएशन में आप इन दोनों को प्रोड्यूस करने का प्लान करते, इसको हम इधर प्रोड्यूस करेंगे और इसको हम इधर प्रोड्यूस करेंगे, तो राइट साइड में तो आई डोंट थिंक कि हमको कोई फायदा होगा, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग सिचुएशन में, वो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो कभी मिलन तो होगा नहीं इनका। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में इनको प्रोड्यूस करते हो, सोचना थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट में अगर आप इसको प्रोड्यूस करते और आप इसको भी प्रोड्यूस करते,
तो आपको दिख रहा है कि एक जगह जाके ये लोग मिल भी जाएगा एक दूसरे से, दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, यही आपको फिफ्थ पोस्टुलेट समझाना चाह रहा है कि अगर दो लाइन है जो पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होगा फिर तो दोनों का सम एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 180 डिग्री। तो अगर दो लाइन है जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है तो एक तरफ के एंगल का सम 180 से कम होगा और एक तरफ के एंगल का सम 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस तरफ के एंगल का सम 180 से कम होगा उस तरफ अगर आप लाइंस को फर्दर प्रोड्यूस करते हो तो द लाइंस विल मीट ईच अदर एट सम पॉइंट। ठीक है, और जिस तरफ 180 से ज्यादा हो तो उस तरफ कितना भी प्रोड्यूस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, एक बार और पढ़ के देखते हैं इसको, पढ़ो। If a straight line falling onto two straight lines make interior angles on the same side of it taken together। ये जो straight line falling on two straight line बोल रहा है ना, वो हमारे फोटोग्राफ में कौन सा है, व्हाइट वाला, इस वाले लाइन को बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। टू स्ट्रेट लाइन कौन है हम लोग के लिए, येलो वाला। उसके अंदर बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाला जो एंगल्स है उनका सम अगर आप लेते हो, आगे देखो क्या बोल रहा है। If a straight line falling on two straight lines make interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। less than two right angle मतलब कितना हो गया, less than 180 degree। Then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। बाकी मैं इसके और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लैंग्वेज इसने यूज करा है, बट मोटा मोटा मीनिंग यही वाला है। और आपको स्टेटमेंट तो क्या है कि वर्ड बाय वर्ड जैसा इसमें लिखा हुआ वैसे ही आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको वही लिखना पड़ेगा। बट मीनिंग अगर आप मेरे से पूछो तो मीनिंग इसका ही है कि लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तभी भी अगर आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो तो एक पेयर ऑफ एंगल का सम 180 से कम होगा, एक पेयर ऑफ एंगल का सम 180 से ज्यादा होगा। दोनों साइड अगर आप लाइंस को फर्दर प्रोड्यूस करते हो तो जिस तरफ आपका सम 180 से कम है उस तरफ आगे जाके एक पॉइंट पे दोनों लाइन मीट कर जाएगा, और जिस तरफ 180 से ज्यादा है उस तरफ कितना ही प्रोड्यूस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर मेरे ख्याल। ये तो लिखना भी हो गया आप लोग का पांचवा वाला। अब लिखो नोट। मतलब इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेसिस पर ही और भी कुछ कुछ रिजल्ट है जो हमको दिमाग में रखना चाहिए हमेशा याद। पहला पॉइंट लिखो नोट में, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, देयर इज ओनली वन लाइन, देयर इज ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। देयर इज ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स 2 मिनट मेरे तरफ देखो, पहले समझा देता हूं फिर इसको भी लिख लेंगे। एक पॉइंट से कितना लाइन पास करा पाओगे, इनफाइनाइट। ये हमेशा ट्रू होगा, ये कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी फॉल्स होगा, हमेशा ही ट्रू होगा। कहीं पर भी एक पॉइंट बना लो, उससे जितना चाहो मतलब लाइन बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट से हमेशा कितना लाइन पास करेगा, एग्जैक्टली 1, उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। अब फिर नेक्स्ट चर्चा आता है कि 3 पॉइंट में क्या हो। तो 3 पॉइंट में क्या होगा, देखो कि कभी कभी आपके पास में पॉइंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि इफ यू ट्राई यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स। और कभी कभी पॉइंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि जितना भी आप ट्राई कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। आप ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट से एक लाइन पास करा पाओ। मैं दिखा देता हूं, जैसे सपोज करो कि पॉइंट्स अगर ऐसे लोकेटेड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक सपोज करो कि यहाँ। इस सिचुएशन में आप अगर कोशिश करोगे तो एक ऐसा लाइन मिल जाएगा आपको। ये भी ठीक से तो नहीं हो रहा, लेकिन चलो इसको अरेंज कर, मान लो कि ऐसे ए बी। अगर पॉइंट्स का लोकेशन इस टाइप से, तो आप अगर कोशिश करिएगा तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। लेकिन सपोज करो कि पॉइंट्स का लोकेशन अगर ऐसा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। मान लो कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, आप पी क्यू से एक लाइन बना पाओगे मेरे ख्याल में। फिर मेरे ख्याल में पी आर से भी एक लाइन मिल जाएगा आपको, और क्यू आर से भी आपको एक लाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कोशिश करोगे ना कि पी क्यू आर तीनों से पास होने वाला हम एक ही लाइन बना ले, तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो पॉसिबल नहीं हो पाए। आया बात समझ?
तो इस टाइप का अरेंजमेंट में अगर 3 पॉइंट है आपके पास में तो इसको बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बताओ? कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स जिससे कोशिश करने के बाद में एक सिंगल लाइन बनाना पॉसिबल हो, ठीक है। पर ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स अगर हुआ जिससे कितना भी कोशिश कर लो आप एक सिंगल लाइन पास ना करा पाओ, उस सेट ऑफ पॉइंट्स आप क्या बोलोगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लिखो लिखो इसमें 3 points are said to be collinear if there exists a line passing through all three of them. If there exists a line passing through all three of them, ठीक है। if there exists a line passing through all three of, ठीक। नेक्स्ट लिखो इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें लिखो 3 points are said to be non-collinear. 3 points are said to be non-collinear if we cannot draw a line passing through all three of them. If we cannot draw a line passing through all three of them, ठीक है। समझ आ गया ये वाला भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो we can draw infinite circles passing through one fixed point। सब लोग बोर्ड की तरफ देखो एक बार। ये बनाना मत आप लोग, ठीक है। तो पीडीएफ में दे ही दूंगा आपको, तो आप उससे जब भी मन करे फोटो देखने के लिए उससे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कि ऐसे कर करके मैं जितना चाहूँ सर्कल बस जोड़ता जाऊंगा एंड ऑल ऑफ द सर्कल्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक पॉइंट से कितना सर्कल पास हो सकता है? इनफाइनाइट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग याद रखें। अगला पॉइंट लिखिए वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स passing through two fixed points। एक फिक्स पॉइंट से कितना सर्कल निकलेगा अपना? इनफाइनाइट। और 2 पॉइंट से भी कितना सर्कल निकलेगा? इनफाइनाइट। लाइन का लेकिन अगर मैं रिकॉल करूं तो लाइन 1 पॉइंट से कितना होता था? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितना होता था? सिर्फ 1। और 3 पॉइंट से तो कभी होता था कभी नहीं होता था। जब होता था तो उसको क्या बोलते थे? कोलिनियर। और जब नहीं होता था तो क्या बोलते थे? नॉन कोलिनियर। सर्कल के केस में 2 पॉइंट से भी आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो कि एक ये रैंडम सर्कल है मेरे पास, इस पे मैं कोई 2 पॉइंट चूज कर देता, ठीक है। अब आप देखो, मान लो कि एक और सर्कल बनाए, इस सर्कल को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक और सर्कल बना सकते हैं। ठीक है। और ऐसा कर करके मैं जितना चाहूं उतना सर्कल इसमें ना अटैच कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे। मान लो कि एक और येलो कलर का, ये देखो, देख रहे हो। और ऐसे कर करके दोनों साइड में भरते जाऊंगा, ये कभी खत्म नहीं है, ठीक है। तो 2 पॉइंट से भी कितना सर्कल पास हो सकता है? इनफाइनाइट। इस चीज का प्रूफ ही आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वी कैन ड्रॉ only one circle passing through 3 non-collinear points, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखो,
कि कोई 3 पॉइंट होगा आपके पास रैंडम इस टाइप का, नॉन कोलिनियर तो ऐसा होगा तो ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा इस टाइप का मेरे ख्याल में ट्राइंगल। एक आप चाहोगे तो यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा, एक आपका ऐसे पास हो जाएगा, एक आपका ऐसे पास हो जाएगा। और बहुत कोशिश करने के बाद में आपको हो सकता है कि एक सर्कल मिल जाए जो इन तीनों से पास कर रहा हो एक साथ। ऐसे। लेकिन 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है ना तो एक से ज्यादा सर्कल नहीं बना पाओ। जैसे एक पॉइंट में आप इनफाइनाइट सर्कल बना पा रहे थे, 2 पॉइंट में भी आप इनफाइनाइट सर्कल बना पाओगे, लेकिन 3 पॉइंट अगर आपके पास में है वो भी नॉन कोलिनियर, मैं इसमें आप भी अपने कॉपी में हाईलाइट कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो कि 3 नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है तो आप एक सर्कल एट मैक्स बना सकते हो, उससे एक से ज्यादा सर्कल नहीं बना पाओ, ठीक है। और अगर 3 तो कोलिनियर पॉइंट आ गया ना तो फिर उससे सर्कल बनेगा ही, तीनों पॉइंट से पास होने। ये कोलिनियर पॉइंट आने का मतलब क्या है कि उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। पर इस टाइप के अरेंजमेंट में इन तीनों से एक सिंगल लाइन इस तरीके से पास कर रहा होगा मेरे ख्याल। यार रुक जाओ, मैं अगले पेज पे दिखा देता हूँ। क्योंकि ये आपका लाइन हो गया और 3 कोलिनियर पॉइंट लेना चाहते हो तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इन तीनों से आप कभी चाह के भी सर्कल नहीं बना पाओ, मतलब एट मैक्सिमम जो आप सर्कल बनाओगे वो इन तीनों में से किसी 2 पॉइंट से ही पास हो पाएगा। मान लो कि ऐसा कुछ बना लिए, सपोज करो कि वो इन दोनों से पास हो रहा है, लेकिन कैसे भी करके आप इसको डिजाइन करो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे पास नहीं हो पाएगा। एक मान लो कि और सर्कल बनाता हूँ जो सपोज करो कि इन दोनों से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इससे नहीं हो रहा हो। ये एक सर्कल और अगर ऐसा बना लेते हो काफी बड़ा, जो मान लो कि इन दोनों से हो रहा, वो बीच वाले से नहीं हो रहा होगा, है बात समझ। लेकिन एक समय पे एक साथ इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा सा याद रखें कि एक पॉइंट से कितना सर्कल पास करेगा बताओ, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट, 3 पॉइंट से कोलिनियर हुआ तो एक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, नॉन कोलिनियर हुआ तो एक, और कोलिनियर हुआ तो एक भी नहीं, कोलिनियर हुआ तो एक भी नहीं। क्लियर मेरे ख्याल। चलो ठीक है, यहां रुक जाएंगे आज एक बार।